गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम योर सीनियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विद दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मेरे बच्चों, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन हुआ है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और खुशी हो रही है आपको एज ए जूनियर देखते हुए। इन 2009 टू 2011 हम लोगों का बैच रहा है। तो टफ थी चीजें, और टफ आज भी है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एंट्रेंस देना भी एक टिपिकल टास्क है, एंट्रेंस क्रैक करना ऑलमोस्ट टिपिकल टास्क है। अब तो खैर सीयूईटी के थ्रू है, पहले हमारे टाइम पे ऑप्शन बी हुआ करता था। तो आई एम फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, तो हमारा जो सिलेक्शन था वो ऑप्शन बी से था, उसमें मैथ्स और स्टैट्स ही स्पेशली आती थी। तो आई वाज सेलेक्टेड एज ए रैंक 13। तो 13 रैंक था मेरा उस टाइम पे, बट ठीक है, डजेंट मैटर। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोर्स है 002, फेमस हुआ करता था उस टाइम पे। सिलेबस कंटेंट कुछ और हुआ करता था, अब कुछ चेंज है, डिफरेंट है, बट टफनेस पहले से ही है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो भी आपको टफ दिखेगा, स्टैट्स कोरस्पॉन्डिंगली आपको इजी दिख सकता है। मैथमेटिक्स सबसे टफेस्ट पेपर होता है बेटा, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि कोई टीचर कुछ भी बोले, सेमेस्टर 1 जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का होता है वो हनीमून पीरियड माना जाता है। हमारे टाइम पे बोला जाता था कि ये जो सेमेस्टर है वो सबसे आसान है, जबकि एज ए स्टूडेंट वो सबसे टफ लगता है। अब आप आगे सेमेस्टर में बढ़ते चले जाएंगे तो टफनेस और बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत आसान है। एक्चुअली जो कोर्स है आपका, जो कोर्स कंटेंट है आपका, जो रीडिंग्स मिलेंगी आपको, वो बिल्कुल आपको ऐसी लगेंगी कि ग्रेजुएशन के टाइप की है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो पेपर आएगा, इवन जो असाइनमेंट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर देते हैं, वो असाइनमेंट भी बहुत ईजी होते हैं, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पेपर आता है ना आपका, वो एक्सट्रीम टफ आता है। और यहां पे एज ए सीनियर आपको एक मैं सजेशन दे दूं कि अगर आपके टीचर ये बोले ना बच्चों कि ओपन बुक एग्जाम ओबीई ले लेते हैं, तो आप प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, आप हाँ ना करिएगा। मतलब अपने टीचर को ये ना बोल दीजिएगा सर ठीक है ओपन बुक एग्जाम ले लीजिए। अगर ओपन बुक एग्जाम हुआ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, हमारे टाइम में एक बार हो गया था मैथमेटिक्स का पेपर, तो मेरे बच्चों कुछ नहीं नंबर मिलने वाला आपको। मतलब एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप चाहे बुक रखे अपने सामने, चैट जीपीटी रखे, आप जो मर्जी रख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपको डेप्थ में जबरदस्त नॉलेज ना हो। तो एज ए सीनियर आपको मैं एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन होना फिर भी कंपैरेटिवली इजी है, वहां पे सरवाइव करना एकदम टिपिकल टास्क है। यहां पर ग्रेजुएशन टाइप का माहौल नहीं होता, बी केयरफुल। ग्रेजुएशन में आपकी आदत बहुत खराब रहती है, कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, जो लिखा नहीं लिखा, आप पास हो जाते हैं लाइक दिस। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपने स्टार्टिंग से ही फोकस नहीं किया तो। ये बात मैं आपको एज ए टीचर नहीं बता रहा हूं, एज ए सीनियर बता रहा हूं कि बेटा बी केयरफुल। एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लगभग 40% स्टूडेंट्स का यहां पे फेलिंग रेशो होता है। मतलब हमारे टाइम में 40% से 50% के बीच में फेलिंग रेशो हुआ करता था। अब पता नहीं क्या फेलिंग रेशो है, हो सकता है कुछ कम हो गया हो या कुछ ज्यादा हो गया। तो चीजें टफ है मेरे बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोचिंग की बिल्कुल जबरदस्त नीड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग मतलब इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करके आए हैं। हालांकि एग्जाम टफेस्ट नहीं था, एग्जाम तो सीयूईटी का आप देके आए होंगे, बट जो इंस्टीट्यूशन है आपका वो वाकई में ही टफेस्ट इंस्टीट्यूशन है मेरे अकॉर्डिंग तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि हमने एलएससी का भी जो एमआईटी का भी हमने सिलेबस उस जमाने में देखा होता था जब हम लोग पढ़ते थे। अब तो खैर डिफरेंट हो गया होगा। तो चलिए खैर, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आज मेरे बच्चों मैं आपके साथ थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लकीली सिचुएशन ये है कि जो हमारे टाइम में सुजातो बाग सर हुआ करते थे, संदीप दत्ता सर हुआ करते थे, वही लकीली आपको मिले हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या मेरे को अच्छी बात लगती है, जो टीचर्स आज आपको पढ़ा रहे हैं, इन टीचर्स ने 2012 में अगर पढ़ाया होगा, समझ गए, तो बिल्कुल सेम कंटेंट होगा। मैं आपको
2012 से ही मैं बच्चों पढ़ा रहा हूं। मैं आपको अगर वो स्लाइड्स खोल के दिखा दूं अपने नोट्स, तो सब कुछ आपको सेम मिलेगा, बस ये डेट आपको चेंज मिलेगी। एवरीथिंग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्या होता है कि जो पेपर पैटर्न आएगा, जो रीडिंग्स आएंगी वो बिल्कुल सेम आएंगी। आप चाहे 10 साल बाद देखें, मतलब टीचर ऐसे हैं, हम लोग ये कभी कभी मजाक भी किया करते थे कि जो टीचर आज लिख रहा है बिल्कुल सेम आप 15 साल पहले चले जाइए, 15 साल पहले भी उस टीचर ने वही बात लिखी है। लेकिन जब ये पेपर बनाते हैं तब ये मेरे बच्चों रिपीट नहीं करते, पेपर को ये टफ बनाते हैं, समझ गए। तो आज थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग सिर्फ सिलेबस के रिगार्डिंग करेंगे, तो बाकी तो सब चीजें टीचर्स के नाम लिखे हैं, दोनों अच्छे टीचर हैं। तो सिलेबस 2 पार्ट में एक्चुअली इन्होंने डिवाइड किया है। जर्नली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कभी कभी 3 पार्ट में हो जाता है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार उन्होंने कुछ चीजों को छोड़ दिया है, स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन को इन्होंने ड्रॉप किया है। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे जो मेन रोल है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होता है बच्चों। वो इसलिए होता है कि इकोनॉमिक्स में हम ग्रोथ को मेजर करते हैं, और ग्रोथ का जितना भी फिनोमिना होता है वो सारा का सारा डिफरेंशियल इक्वेशन से बिलोंग करता है। तो क्योंकि हम मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से थे उस जमाने में, जब हम लोगों ने एमए का एंट्रेंस क्रैक किया और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहुंचे, सो आई हैव ऑलरेडी डन एमएससी इन मैथमेटिक्स। जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आया तो हम लोगों को वो चीजें ज्यादा प्रैक्टिकल लगती थी, और वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती थी कि वाओ, इकोनॉमिक्स में कितना जबरदस्त रोल है हमारे मैथमेटिक्स का। पर चलिए, एनी हाउ इन लोगों ने हटाया है सिलेबस से, तो कुछ सोच समझ के हटाया होगा, डजंट मैटर। तो मेरे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा अब इस चीज को गौर से देखें कि हम आज थोड़ा सा सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट ए जो है वो सुजोतो बाग सर पढ़ाएंगे, जिसमें टॉपिक्स है, प्रिलिमिनरीज में टॉपिक्स है लॉजिक्स, सेट थ्योरी एंड सम मॉडर्न अलजेब्रा। तो लॉजिक्स मेरे बच्चों, आपने शायद अगर ग्रेजुएशन में हेमंड की बुक पढ़ी होगी, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग नहीं करते हैं, किसी अनदर यूनिवर्सिटीज से है, तो भी मैथमेटिकल लॉजिक्स आपने पढ़े होंगे। शायद आपने देखा होगा P इंप्लाइज Q। तो ये जो P इंप्लाइज Q है मेरे बच्चों, मैथमेटिकल लॉजिक्स जिसको आप कहते हैं, ये बहुत ही मेन है इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन इकोनॉमिक्स, है ना। तो जब कहते हो आप P इंप्लाइज Q, तो एक्चुअली में इसका मतलब होता है इफ यू मेक P स्टेटमेंट एज ट्रू, देन Q स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद पढ़ा होगा ग्रेजुएशन लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के अंदर, इफ ए continuous function defined on a closed interval then implies then it must has a local maxima as well as local minima। तो ये implication होता है जिसको हम मैथमेटिकल लॉजिक्स कहते हैं, P implies Q। तो मैंने बोल दिया, if a function is continuous and defined on a closed interval, then this must has a local optima, maxima as well as minima। तो आपको P implies Q में हमेशा P को ट्रू करके दिखाना होता है, तो Q ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। सो P इज कॉल्ड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q एंड Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन लेवल पे ये सब चीजें पढ़ी हो कि नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है और सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती है किसी भी स्टेटमेंट के लिए। तो वो जो बात है वो हम लॉजिक्स में डिस्कस करते हैं। बस फर्क ये है मेरे बच्चों, आप जितना भी सिलेबस देख रहे होंगे अपने सामने, ये सब ग्रेजुएशन का ही सिलेबस है। इसमें एमए में कुछ और तूफानी वर्क नहीं किया है इन्होंने, लेकिन जो टफनेस होती है आपके टॉपिक की, जो एक्चुअली में मैथमेटिक्स होता है, वो यहां पे 100 टाइम्स इंक्रीज्ड आपको मिलेगा। हो सकता है लॉजिक्स आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े हों, सब कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, लेकिन जो आपका मेंटली लेवल है वो 100 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, बिलीव मी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है सेट थ्योरी। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, सेट्स के बारे में पढ़ा होगा, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर सेट थ्योरी का इकोनॉमिक्स में क्या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है? बेटा वेरी इजी, आपने देखिए बजट सेट पढ़े होंगे, है इंडिफरेंस
कर्व पढ़े होंगे। तो इंडिफरेंस कर्व, जिसको आप इकोनॉमिक्स में कर्व कहते हो, एक्चुअली में वो मैथमेटिक्स में कर्व नहीं होता, वो एक ग्राफिकल सेट होता है। तो जिसको आप कर्व कह रहे हो, इंडिफरेंस कर्व कह रहे हो, मैथमेटिक्स में हम उसको एज ए सेट ट्रीट करते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली जब आपका सब्जेक्ट चेंज होता है तो सेम चीज डिफरेंट तरीके से ट्रीट होने लग जाती है। तो यहां पे हम सेट थ्योरी में आपको सेट्स पढ़ाएंगे। जब वही सेट्स आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो वो बजट सेट हो सकता है आपका, आइसोकोंट हो सकता है आपका, और इंडिफरेंस कर्व हो सकता है। तो कुछ चीजें जो मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, स्पेशली इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो आप अच्छे से मेरे बच्चों पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है चीजें। फिर थोड़ा सा टॉपिक एक आता है मॉडर्न अलजेब्रा, जिसमें बाइनरी कंपोजिशंस है, ग्रुप थ्योरीज है और वेक्टर्स है। तो हो सकता है जो ग्रुप थ्योरी मैंने यहां पे लिखा है या सर ने सिलेबस में लिखा है, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। हो सकता है जो बाइनरी कंपोजिशन है वो आपने कभी पढ़ी होगी। बाइनरी कंपोजिशन का मतलब होता है कि अगर मैं दो सेम टाइप के एलिमेंट्स पे कोई फंक्शन इंप्लाई करता हूं और वो सेम टाइप का ही आउटपुट मुझे देते हैं, देन दैट फंक्शन जो मैंने दो सेम चीजों पर अप्लाई किया था, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी कंपोजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और आप दो नेचुरल नंबर का एडिशन करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा, समझ गए? लेकिन तो अगर नेचुरल नंबर मिलेगा तो जो एडिशन होगा ना बच्चों, उसको आप बाइनरी कंपोजिशन कहोगे। लेकिन अगर मैं यहीं पे नेचुरल नंबर में आपको सब्ट्रैक्शन दे दूं, तो क्या दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर बनेगा? आंसर है सर, बने ये जरूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब दो नेचुरल नंबर ऐसे लिए जा सकते हैं जिनका सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे? सर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी कंपोजिशन। तो बाइनरी का मतलब होता है कि बाइनरी एक ऐसा फंक्शन होता है जो सेट्स के दो एलिमेंट पे लगता है और दो एलिमेंट के लगने के बाद जो नया एलिमेंट बनेगा वो उस सेट का ही मेंबर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द बाइनरी कंपोजिशन। अब इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो जितने भी बाइनरी फंक्शंस होते हैं या बाइनरी कंपोजिशंस होते हैं वो 5 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी बाइनरी कंपोजिशन उन स्पेसिफिक 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कहते हैं ग्रुप, एंड दैट थ्योरी डिस्कस इन ग्रुप थ्योरी। बिल्कुल सिंपल। अगला इसका भी एक्सटेंडेड वर्जन है वेक्टर्स। यहां पे सबसे पहले आपको बता दूं, जब हम वेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो एक वेक्टर जो आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे ना, कि वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, यहां पे वो वाले वेक्टर नहीं होते। वो जो वेक्टर आप 12th क्लास में पढ़ के आते हो वो सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस के एलिमेंट होते हैं, जबकि यहां जो आपको पढ़ाया जाएगा वो एक जर्नल वेक्टर स्पेस पढ़ाया जाएगा, जो कि ग्रुप थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, जो कि ग्रुप थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज होती है, वेक्टर स्पेस में 10 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जस्ट डबल इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। बिहेव ग्रुप थ्योरी भी बाइनरी कंपोजिशन पे ही करता है, वेक्टर स्पेस भी बाइनरी कंपोजिशन पर ही करता है। बट बी केयरफुल, यहां पर वेक्टर्स का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से नहीं होता। वेक्टर्स का मतलब सम एलिमेंट फ्रॉम ए सेट होता है जो कुछ मेरी 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। दिस मे बी द सेट ऑफ फंक्शंस, may be the set of animals, may be the set of student, may be the set of matrices। किसी भी टाइप के सेट को हम वेक्टर स्पेस बना सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है बेटा? तो ये प्रिलिमिनरीज में हम लोग पढ़ेंगे, जो सुजाता बाग सर पढ़ाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, आपको एक चीज बता दूं, ये जो प्रोफेसर्स है ना, ये अपने आप में भगवान है। हम इनके स्टूडेंट रहे हैं और हम बिल्कुल भी इनसे अच्छा तो छोड़ो, इनके जैसा भी नहीं पढ़ा सकते। मैं तो कम से कम नहीं बोलूंगा कि भाई मैं इनके जैसा भी पढ़ा सकता हूं। ये भगवान है, ये हमारे टीचर हैं। लेकिन
अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जब पढ़ाते हैं आपको, या जब ये लोग हमें पढ़ाते थे, तो ये लोग मान के चलते हैं कि आप डी स्कूल में आए हैं तो आपको सब कुछ आता होगा। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इनका लेवल ये होता है, समझ गए ना। और आपका लेवल अगर ये है तो आपको दुनिया के किसी टीचर की कोई नीड नहीं है। बट अगर आपका लेवल ये है कि सुधीर सर नहीं समझ में आ रहा है, सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सर को पढ़ाना नहीं आता, ये तो आप सोच भी मत लेना, ये भगवान है ये लोग, समझ गए ना। तो एक प्रोफेसर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, सुधीर ए शाह। तो मैं अपने आप को लकी समझता हूं कि मेरा नाम सुधीर कुमार है, उनके नाम पे मेरा नाम है। देखिए कभी मिला नहीं उनसे एज सच, हालांकि उन्होंने हमें पढ़ाया है टोपोलॉजी, वो हमें पढ़ाते थे, बट मैं मतलब लकी समझता हूं अपने नाम को उस दिन से कि उनके नाम पे मेरा नाम है। तो मेरे बच्चों, हमारी जो नीड है, जो इस सुधीर सर की आपको नीड है, वो सिर्फ इसलिए है कि मैं आपको बच्चा समझ के पढ़ाऊंगा कि बेटा आपको कुछ नहीं आता, मैं समझाता हूं आपको, आपको कुछ नहीं आता, मैं समझाता हूं आपको। अदरवाइज ये लोग अपने आप में भगवान है, इन पे हम डाउट नहीं कर सकते, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है इनकी क्या औकात है। चलिए खैर, तो आगे जो हमारा मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट आएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी दूसरे टॉपिक में, लीनियर स्पेसिस। एक्चुअली जो वेक्टर्स आप यहां पढ़ रहे हैं उसका जो स्पेस है वो यहां से स्टार्ट होगा। तो जो सेकंड यूनिट सर ने डिफाइन की है लीनियर स्पेस, जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली वो वेक्टर स्पेस होता है। तो ऊपर वाली यूनिट में जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन देंगे, हो सकता है यूक्लिडियन स्पेस पे हम इंट्रोडक्शन दें, और जब हम नीचे आएंगे लीनियर स्पेस जहां लिखा है तो वहां पे हम एक्सटेंडेड वर्जन में वेक्टर स्पेस थ्योरी को आपको डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए ये वहीं से आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको जो समझा रहा था। एक्चुअली वेक्टर स्पेस में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर मैं वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट लेता हूं और उनको मैं कोई कॉम्बिनेशन बनाता हूं, स्पेशली ये लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे एक कोई वेक्टर ले लिया x, कोई दूसरा वेक्टर ले लिया y, और मैंने अल्फा x प्लस बीटा y बनाया। अल्फा और बीटा आर सम रियल नंबर, तो ये जो मैंने बनाया ना, इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अब वेक्टर स्पेस के अंदर ये खास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन कंफर्म उसी वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा। तो मैं चीजों को एक्सटेंड करता हुआ चला जा रहा हूं। फिर होता है सब स्पेस। तो मेरे बच्चों, जैसे आपने शायद मैथमेटिक्स में सबसेट सुने होंगे, सबसेट का मतलब होता है एक सेट है, उसमें से कुछ एलिमेंट मैंने ले लिए, दिस इज कॉल्ड द सबसेट। ऐसे ही होते हैं सब स्पेस। सब स्पेस क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस बेसिकली एक सेट ही होता है जो मेरी 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, वो हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो मेरे पास एक वेक्टर स्पेस होता है, उसके मैं कुछ एलिमेंट लेके एक सबसेट बनाता हूं, लेकिन हर एक सबसेट सब स्पेस नहीं होता, समझ गए। हर एक सबसेट सब स्पेस नहीं होता। अगर वो सबसेट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, देन दिस इज कॉल्ड सब स्पेस। तो ये सब चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि सब स्पेस कैसे बनेगा। फिर आता है बेसिस। बेसिस मेन कॉन्सेप्ट है। बेसिस का कुछ ऐसा मीनिंग होता है बच्चों कि जो वेक्टर स्पेस आप पढ़ रहे हैं उसमें हमेशा इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लाखों करोड़ों एलिमेंट होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आप पूरे वेक्टर स्पेस को बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। नाउ दीज स्पेसिफिक वेक्टर्स आर कॉल्ड द बेसिस, आर कॉल्ड द बेसिस। ये एक जस्ट आपको रफ आइडिया दे रहा हूं। फिर आता है डायमेंशन। डायमेंशन इज वेरी सिंपल, जो मैंने अभी बताया कि वेक्टर्स के अंदर तो लाखों करोड़ों अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ स्पेसिफिक ऐसे होते हैं 2, 4, 10, 20, 50 जो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिस। नाउ वो जितने नंबर होते हैं ना, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए बेसिस, मतलब 2 एलिमेंट है ऐसे बेसिस में, 4 एलिमेंट है ऐसे, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। तो अगर किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में सपोज 2 एलिमेंट है तो उसकी डायमेंशन 2 के बराबर होगी। बाकी जो डीप डिस्कशन है वो हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिकली ये आपके लिए सबसे मेन है। जितना भी इनपुट आउटपुट एनालिसिस आप इकोनॉमिक्स में करते हैं
वो सारा का सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। बस इसमें खास बात क्या है, इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कुछ लोग इसको लीनियर फंक्शन भी कहते हैं। ये एक तरीके का स्पेसिफिक फंक्शन ही होता है। तो अगर आपने मेरे बच्चों फंक्शंस पढ़े होंगे तो फंक्शंस में दो खास बातें होती है, एक डोमेन और एक कोडोमेन या रेंज आपको बोलते हैं। तो यहां पे स्पेसिफिकली जो फंक्शंस आप बनाएंगे, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, उसका जो डोमेन होगा वो भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होगा, और जो कोडोमेन होगा, जो रेंज होगा, वो भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस ही होगा। इन जनरल जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो आपका डोमेन और आपका रेंज सेट होते हैं कोई भी, यहां पे नॉट ओनली द सेट, स्पेसिफिकली वेक्टर स्पेस होंगे दोनों। उसके बाद उनके बीच में आप एक आर्बिट्री फंक्शन बनाएंगे। अगर वो फंक्शन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अब वो क्या है स्पेसिफिक कंडीशंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द क्लास। ठीक है बेटा, आगे है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा। बिल्कुल ये सिंपल है, एक्चुअली ये डायमेंशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मिला के एक थ्योरम बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मैं क्लास में करूंगा, यहां तो सिलेबस मुझे सिर्फ डिफाइन करना है आपको। तो फंडामेंटल थ्योरम कुछ इस तरीके का वर्क करती है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने बनाई उसका एक रिलेशनशिप होता है, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द डोमेन। बिल्कुल सिंपल होता है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इकोनॉमिकली काफी अच्छा माना जाता है। एक्चुअली जैसे जैसे मेरा यूनिट्स नीचे की तरफ आ रहा है वैसे वैसे मेरी चीजें ना एक्सटेंड होती चली जा रही हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कुछ ऐसे बिहेव करती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3, xn, और वो लीनियर फैशन में कुछ कंस्ट्रेंट्स के थ्रू अटैच है। जैसे 2x प्लस 3 3x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 7, 7x1 माइनस के 2x2 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 2, ऐसे दो इक्वेशंस दे दी। तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें कुछ अननोन वेरिएबल्स होते हैं और कुछ इक्वेशंस के साथ वो अटैच होते हैं। तो हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि ऐसे x1, x2, xn आप मुझे फाइंड करके दे दीजिए जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी मेरे बच्चों इनपुट आउटपुट एनालिसिस में काम आती हैं चीजें। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में हम ये सब चीजें वर्क करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो हमने 12th क्लास में पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है मेरे बच्चों, मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल वही चीज है। लेकिन 12th क्लास में हमने सॉल्यूशन निकाले हैं। यहां पे हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, हम सॉल्यूशन का नेचर बताएंगे। सॉल्यूशन के नेचर का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, अगर करेगा तो वो यूनिक होगा या नहीं, और अगर यूनिक होगा तो ठीक है, और अगर यूनिक नहीं है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, काउंटेबल सॉल्यूशन होंगे, अनकाउंटेबल सॉल्यूशन होंगे, और क्या क्या फॉर्मेट के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम टाइप एंड एग्जिस्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में यहां पर बात करते हैं। आपने अगर 12th क्लास में ये चीजें पढ़ी होंगी, ग्रेजुएशन में ये चीजें पढ़ी होंगी, तो वहां पे आपको सिस्टम को सोल्व करने के लिए दिया गया होगा। वेरी सिंपल। फिर है स्पेक्ट्रल थ्योरी। स्पेक्ट्रल थ्योरी बिल्कुल इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। हम लोग जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसके सॉल्यूशन स्पेस पर वर्क करते हैं। ठीक है, फिर है इनर प्रोडक्ट स्पेस। मेरे बच्चों इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्चुअली में वेक्टर स्पेस का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। समझ गए? देखिए, पहले आया बाइनरी कंपोजिशन, फिर आया ग्रुप, फिर आया वेक्टर स्पेस। इसके बीच में भी बहुत सारे आते हैं लेकिन वो मैथमेटिकल है, तो यहां हम वही चीज पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में होगा। उसके बाद आता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस में सबसे मेन एक कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। देखिए लिखा भी है सर ने, मेनली ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ये बहुत मेन है इन इकोनॉमिक्स, स्पेशली इन इकोनोमेट्रिक्स। देखिए, अब मुझे पता नहीं है आप किस टीचर से पढ़ के आए हैं ग्रेजुएशन में, तो बहुत सारे लोग हैं जो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाते हैं जिनको इकोनोमेट्रिक्स का मतलब भी नहीं पता है।
इकोनोमेट्रिक्स में एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, जिसको आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन भी कहते हैं। पता है वो क्या होता है? एरर के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करते हैं। आप कभी अपने टीचर से जाके ये पूछना कि सर हम एरर के स्क्वायर के सम को ही मिनिमाइज क्यों करते हैं, हम एरर के सम को मिनिमाइज क्यों नहीं कर सकते, हम एरर के क्यूब के सम को मिनिमाइज क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या लॉजिक है आपके पास कि हम एरर के स्क्वायर के सम को ही मिनिमाइज करते हैं व्हेन वी डिस्कस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन थ्योरी? तो मेरे बच्चों, जो ओएलएस आप पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली में इसका एक पर्टिकुलर केस है। तो देखिए, पूरा इकोनोमेट्रिक्स एक टॉपिक पे बेस्ड है, ओएलएस प्रिंसिपल, वो इसका एक पर्टिकुलर केस है। तो देखिए कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन थ्योरी। वेरी सिंपल। अब सिमिलरली एक और छोटा सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म शायद आपने पढ़ी होंगी, स्पेसिफिक फॉर्म्स होती हैं। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं और उनकी जो पावर्स होती है वो दो रहती है। वेरिएबल्स ज्यादा भी हो सकते हैं, x1 x2 xn, बट हर एक टर्म की जो पावर होगी वो एग्जैक्टली 2 के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास दो वेरिएबल है x और y, तो जो फॉर्म बनेगी इक्वेशन की वो कुछ ऐसे बन सकती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। समझ गए ना? तो कभी भी एक वेरिएबल वाली टर्म उसमें नहीं आती, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसके बारे में बात करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इतना बता दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म खत्म हो गई, नहीं, ये तो छोटा सा सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट्स वाई ऐसा आपको मैं बता रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, उसमें बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। प्रिलिमिनरीज में फंक्शंस आप पढ़ेंगे। फंक्शंस आप पता है रिलेशंस का एक्सटेंडेड वर्जन होते हैं। फंक्शन इज ए वेल डिफाइंड मैपिंग फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट बी। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे उनके डोमेन, उनकी रेंज वेक्टर स्पेस हो ऐसा जरूरी नहीं होता मेरे बच्चों, ठीक है? वो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में ही ऐसा है कि डोमेन और रेंज वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। यहां पे जो ऑर्डिनरी डोमेन और रेंज आपने पढ़ी है वही हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें इतनी, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे उन फंक्शंस के बाउंड। आपने पढ़ा होगा द फंक्शन इज बाउंडेड बिलो, द फंक्शन इज बाउंडेड अबव, द फंक्शन इज बाउंडेड इफ इट इज आइदर और बोथ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। तो फंक्शंस के बाउंड हम पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, कोई बच्चा पूछना चाहिए आपको ये चीजें एक्चुअली अपने टीचर से कि सर आप फंक्शंस के बाउंड पढ़ क्यों रहे हो? तो अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था स्टार्टिंग में, अगर मेरा एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और वो किसी क्लोज एंड बाउंडेड डोमेन पर डिफाइंड है, तो कंफर्म उस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। सो बेसिकली जो फंक्शन बाउंडेड नहीं होते उनके मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करते। तो पहले हमें बाउंडेडनेस चेक करनी होती है, फिर हमें इन्फीमम और सुप्रीमम चेक करने होते हैं, फिर अगर वो इन्फीमम और सुप्रीमम डोमेन के अंदर होते हैं, रेंज के अंदर होते हैं, तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा हमें मिलेगा, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स का एम होता है ऑप्टिमाइजेशन करना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अब अगला है मेरे पास जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस भी मेरे बच्चों एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन ही होता है, बस इसमें एक खास बात होती है कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट्स इट। इसलिए आपने सीक्वेंस पढ़ी होगी x1, x2, x3, x4 अप टू सो ऑन। सो बेसिकली जो सीक्वेंस होती है वो मैथमेटिकली एज ए फंक्शन बिहेव करती है, बस आपका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। रेंज पे कोई कंडीशन नहीं लगती। अगर रेंज रियल नंबर्स की है तो रियल सीक्वेंस, रेंज कॉम्प्लेक्स नंबर की है तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, रेंज सेट ऑफ फंक्शंस है तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सीक्वेंस के अंदर स्पेसिफिक होता है जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। वेरी सिंपल, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। फिर है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस मतलब y इज इक्वल टू fx, है ना? एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें फंक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दो कैरेक्टरिस्टिक मेन होती हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी का आप यूज समझते हैं, जैसे आप बहुत बार कहते हैं
कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्टिन्यूअस, समझ गए ना। और अगर आपका यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का रेशो निकाल के आप एमआरएस निकाल सकते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना होगा तो मेरे बच्चों पहले आपको यह शो करना होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी या आपकी यूटिलिटी है वो डिफरेंशिएबल है, समझ गए। तो मान लीजिए कोई यूटिलिटी फंक्शन दे दिया और आपसे पूछ लिया जाए एमआरएस निकालिए, तो इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी का रेशो एमआरएस को जनरेट करता है। तो और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है, डेरिवेटिव करते हैं आप। तो डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जहां पे भी स्लोप की बात आ जाती है, रेट ऑफ चेंज की बात आ जाती है, वहां पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वो सब चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। मल्टी वेरिएबल जैसे ऊपर वाला है ना, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहेगा, वाई या जेड मान लीजिए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई, है ना। जैसे आप यूटिलिटी पढ़ते हैं तो u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर अल्फा इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस अल्फा, दैट इज वेरी फेमस कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। तो अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं एज ए इनपुट तो आप उसको मल्टी वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। उस पे सेम काम करना होता है, कंस्ट्रेंड एंड अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। तो कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है जिसमें ऑप्टिमम का नेबरहुड एग्जिस्ट करता हो, उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंड ना लगा हो। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है जिस ऑप्टिमा का नेबरहुड एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब उस पे फंक्शन पे कोई कंस्ट्रेंट, कोई रेस्ट्रिक्शन आपने इंपोज कर रखी हो। सो बेसिकली यहां पे आपको बाउंड्री सॉल्यूशन मिलते हैं और यहां पे आपको इंटीरियर सॉल्यूशंस मिलते हैं। चलिए खैर ये डीप डिस्कशन तो हम क्लास में करेंगे। फिर आती है एनवलप थ्योरम, फिक्स पॉइंट थ्योरम। और तो एनवलप थ्योरम बिल्कुल सिंपल है, ऊपर जो कुछ फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे उनका मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिक्स पॉइंट थ्योरम, फिक्स पॉइंट थ्योरम थोड़ा अच्छा है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिक्स पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर मेरा फंक्शन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, स्पेसिफिक कंडीशंस उसमें ऐसी होती हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड होना चाहिए, तो कन्फर्म एक पॉइंट आपको जरूर ऐसा मिलेगा x0 सच दैट f ऑफ x0 इज इक्वल टू x0। मतलब जितना आपने डोमेन डाला उतना ही आपको रेंज मिल गया। एज एन इकोनॉमिक्स टर्म जितना आपका इनपुट है उतना ही आपको आउटपुट मिल गया। तो ये होता है आपका फिक्स पॉइंट थ्योरम, ठीक है बेटा। फिर सेपरेटिंग हाइपरप्लेन थ्योरम, ये भी वहीं से रिलेटेड है, मतलब सिंपल है, कोई ऐसा जो है टिपिकल टास्क नहीं है। तो ये था मेरे बच्चों एक क्विकली आपका रिवीजन कि भाई सिलेबस क्या है। फिर कुछ बुक्स है, वही सब पुरानी बुक है, ये चीजें हमने 12-13 साल पहले पढ़ी हैं तो हमें सब पता है। गिलबर्ट स्ट्रैंग, लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन बेस्ट है एकदम। ये जो बुक है लीनियर अलजेब्रा डन रॉन्ग, ये पूरा जो आपका पेपर बन के आता है वो इस बुक से आता है। लेकिन मेरे बच्चों पेपर बन के आता है क्या मतलब आप इसकी बैक एक्सरसाइज कर लोगे उससे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट यहां से मैच करेगा लेकिन आपको बहुत ही डीपली चीजों को सोचना या समझना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो तो बी केयरफुल आप हो जाइए, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन के बारे में मुझे फुल आइडिया है, ना कोई पढ़ता ना कोई पढ़ाता। आपका सीजीपीए बहुत अच्छा आता होगा, 9 पॉइंट समथिंग, ये वो समथिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन नॉलेज शायद बहुत कम बच्चों को होती है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ग्रेजुएशन में नहीं अच्छे से समझ में आए हैं, आपका दिमाग उतना नहीं काम कर रहा है, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है मेरे बच्चों। एज ए सीनियर बता रहा हूं, एज ए टीचर बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, समझ गए ना। चलिए फिर वही है लीनियर अलजेब्रा डन राइट, इसी का एक वर्जन है डन राइट, लेकिन इस पे उतना फोकस नहीं होता है, डन रॉन्ग से ज्यादातर कॉन्सेप्ट बन के आता है, ठीक है। और साइमन एंड ब्लूम एक बुक है आपकी, ये तो शायद आपने पढ़ी भी होंगी। तो पहले वाली और फोर्थ वाली बुक तो आपने पढ़ी होंगी, सेकंड और थर्ड जो ज्यादातर हम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कोर्स 002 में यूज करते हैं बच्चों, यहां से पेपर आता है। तो चलिए जी, खैर होप्सो मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। तो अब हम डेमो क्लासेस आपके साथ अपलोड करेंगे। हम लोग मेरे बच्चों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लासेस देंगे। हम लाइव लेक्चर भी देंगे, अगर आपको
लाइव आना है तो, और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो भी आपके पास फैसिलिटी है, मेरी क्लास में आप ऑफलाइन आ सकते हो। ज्यादातर बच्चे, इवन कोरोना से पहले तो बच्चे ऑफलाइन ही आते थे, कोरोना के बाद थोड़ा ये ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। तो अगर आप कोशिश करेंगे, नॉर्थ कैंपस में ही हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है इन द जीटीबी नगर, तो सुबह मॉर्निंग में क्लास होती है, आपका 10 से आपका स्टार्ट होता है, हम लोग 8 to 10 ये बैच रखते हैं। वो तो खैर देख लेंगे, वो जैसे भी होगा वो हम बात कर लेंगे, बट होप सो मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आपको हो, ऐसा कोई कंफ्यूजन हो, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर शायद आपको पहुंच जाएगा। और ऑल द बेस्ट बाय ए सीनियर, थैंक यू वेरी मच।